हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 14 करेंगे। तो लेक्चर नंबर 13 में मैंने आप लोगों को डापोल मोमेंट बताना शुरू किया था कि डापोल मोमेंट क्या है। तो हमने कंसीडर करा था एक मॉलिक्यूल HCl, हम लोगों ने कंसीडर करा था एक मॉलिक्यूल HCl। तो HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। इस कारण से जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन होती है, जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होती है, वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर जाता, जिसके कारण क्लोरीन के ऊपर थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाती। तो हमने कंसीडर करा एक मॉलिक्यूल HCl, इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा, जिसके कारण जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो गई, जिसके कारण हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज पैदा होगी। तो अगर Q अमाउंट ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डेवलप्ड ऑन एनी वन एटम है और D इंटर एटमिक डिस्टेंस है, तो डापोल मोमेंट डिफाइंड है व्हाट, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डेवलप्ड ऑन एनी वन एटम एंड इंटर एटमिक डिस्टेंस। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, product of magnitude of charge developed on any one atom and interatomic distance is called dipole moment। किसी एक एटम के ऊपर जो चार्ज की मात्रा डेवलप हुई और इंटरएटमिक डिस्टेंस के गुणनखंड को हम लोग डापोल मोमेंट कहते हैं। डापोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है। ध्यान दीजिए, फिजिक्स में निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। इलेक्ट्रोस्टैट में आप पढ़ेंगे कि डापोल मोमेंट की डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, लेकिन केमिस्ट्री में डापोल मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो केमिस्ट्री में डापोल मोमेंट की डायरेक्शन एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो केमिस्ट्री के अंदर डापोल मोमेंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो डापोल मोमेंट क्या है? तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डेवलप्ड ऑन एनी वन एटम एंड इंटर एटमिक डिस्टेंस इज कॉल्ड डापोल मोमेंट। डापोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव या कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। वास्तविक में डापोल मोमेंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट की, इलेक्ट्रॉन की तरफ शिफ्ट कर रही है, उसकी दिशा को बताता है। डापोल मोमेंट ऑफ पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल, यदि किसी मॉलिक्यूल में बहुत सारे डापोल हैं तो जो रिजल्टेंट डापोल मोमेंट होते हैं, सारे डापोल मोमेंट का वेक्टर सम होता है। तो रिजल्टेंट डापोल मोमेंट ऑफ पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल, यदि किसी मॉलिक्यूल में बहुत सारे डापोल मोमेंट हैं तो उसका जो रिजल्टेंट डापोल मोमेंट होता है सारे वेक्टर सम होती है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया दो डापोल लेके कंसीडर करा थे। दो डापोल का जो रिजल्टेंट डापोल मोमेंट आपको यहाँ पर आया था अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट डापोल मोमेंट ऑफ टू डापोल, दैट इज μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस वाट, तो 2μ1 μ2 cos थीटा। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था अगर थीटा 0 है तो डापोल मोमेंट एक दूसरे को ऐड कर देगा। मतलब अगर दो डापोल सेम डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को ऐड करेगा, दो डापोल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को सब्सट्रैक्ट करेगा, कैंसिल करेगा। तो यदि किसी मॉलिक्यूल की रिजल्टेंट डापोल मोमेंट 0 हो जाए तो वह मॉलिक्यूल नॉन पोलर कहलाती है। अगर किसी मॉलिक्यूल की डापोल मोमेंट 0 हो जाए तो वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर कहलाती है। नॉन मतलब नॉट पोलरिटी। और यदि किसी मॉलिक्यूल की रिजल्टेंट डापोल मोमेंट 0 नहीं हो तो वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाती है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल की रिजल्टेंट डापोल मोमेंट 0 हो जाती है तो उसे हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और यदि किसी मॉलिक्यूल की रिजल्टेंट डापोल मोमेंट नॉन 0 होता है तो उसे हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। फिर मैंने आपको बताया था कि जो डापोल मोमेंट सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की 0 होती है, मतलब सिमेट्रिकल लीनियर हो, ट्रायंगुलर प्लेनर हो, टेट्राहेड्रल हो, स्क्वायर प्लेनर हो, ऑक्टाहेड्रल हो, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल हो। तो डापोल मोमेंट ऑफ सिमेट्रिकल लीनियर, ट्रायंगुलर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल क्या होगी? तो 0 होगी। तो इतना तक आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। यदि किन्हीं का छोटा है तो आप लेक्चर प्लेलिस्ट में जाइए, केमिकल बॉन्डिंग में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, केमिकल बॉन्डिंग में जाइए और उसमें लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। सारे लेक्चर्स उसमें पड़े हुए। तो मैं कहूँगा कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर को, मतलब लेक्चर 13 को डापोल मोमेंट का जरूर देख लें। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डापोल मोमेंट इन सिस ट्रांसमिट क्लास में। तो फर्स्ट वन यहाँ पर डापोल मोमेंट ऑफ सिस ट्रांस
ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो डायपोल मोमेंट ऑफ सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो डायपोल मोमेंट ऑफ सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की डायपोल मोमेंट। तो बेसिक अगर हम लोग कंसीडर करें 1,2 डाइक्लोरो इथिलीन, अगर हम लोग कंसीडर करें 1,2 डाइक्लोरो इथिलीन, ये 1,2 डाइक्लोरो इथिलीन, और बेसिक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, एक सिस दूसरी ट्रांस। यदि सेम सब्स्टिट्यूएंट रिस्ट्रिक्टेड एटम पर सेम साइड में होती है तो सिस फॉर्म कहलाती है। अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट रिस्ट्रिक्टेड एटम पर सेम साइड में होती है दैट इज कॉल्ड सिस फॉर्म, और यदि सेम सब्स्टिट्यूएंट अगर रिस्ट्रिक्टेड एटम पर अपोजिट साइड में होती है तो ट्रांसफॉर्म कहलाती है। दिस वन ये है। तो इस स्ट्रक्चर के दो डिफरेंट रिलेटिव, इस स्ट्रक्चर के दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, मतलब इस स्ट्रक्चर फार्मूला में जो एटम और ग्रुप है उसको हम स्पेस में दो तरह से अरेंज कर सकते हैं। एक ऐसे अरेंजमेंट जिसमें रिस्ट्रिक्टेड एटम पर सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड में होगी दैट इज कॉल्ड सिस फॉर्म, और यदि सेम सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड में होगी दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा, इस कारण से क्लोरीन क्या करेगा तो शेड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब यहाँ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा, इस कारण से क्लोरीन शेड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, मतलब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर हो जाएंगी। ऑब्वियसली यहाँ कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, इस कारण से यहाँ पर डायपोल की डायरेक्शन इधर होगी। कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा, इससे डायपोल की डायरेक्शन इधर होगी। तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के कारण डायपोल की डायरेक्शन किधर है तो ऊपर की तरफ है। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के कारण डायपोल की डायरेक्शन किधर है तो ऊपर की तरफ है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो डायपोल की डायरेक्शन है क्या ऊपर की तरफ है। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या होगी, तो इन दोनों का ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों डायपोल सेम डायरेक्शन में है। तो ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के कारण जो डायपोल पैदा होगी और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो डायपोल पैदा होगी वो एक दूसरे को एडअप कर देगा, जोड़ देगा। जबकि यहाँ पर देखिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्लोरीन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगी वो किधर शिफ्ट कर जाएंगी तो क्लोरीन की तरफ, जिसके कारण यहाँ पर डायपोल की डायरेक्शन क्या होगी तो दिस वन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा, इस कारण से यहाँ पर डायपोल की डायरेक्शन किधर होगी तो इधर होगी, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, इससे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दूर जाएगी। उसी तरह से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इस कारण से जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी उधर बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे, मतलब डायपोल की डायरेक्शन हो जाएगी। कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इसलिए बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है इधर शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा, तो ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के कारण डायपोल इधर है, इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के कारण डायपोल इधर है, मतलब दो डायपोल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड में है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, जीरो कर देगा। उसी तरह से दो डायपोल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल मैग्नीट्यूड का है, दो डायपोल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा मतलब जीरो, ये एक दूसरे को एब्सोल्युटली कैंसिल कर देगा मतलब जीरो, मतलब इसकी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी तो ये जीरो हो जाएगी। यहाँ पर ऑब्वियसली नॉट जीरो होगी, मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। तो इसका मतलब यहाँ पर डायपोल मोमेंट किसकी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट सिस फॉर्म की ज़्यादा होगी, किससे तो ट्रांसफॉर्म से। तो ये सामान्य तौर पर हर जगह नहीं, लेकिन सामान्य तौर पर जनरली क्या होती है तो सिस की डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, किससे तो ट्रांसफॉर्म, सभी जगह नहीं लेकिन समान तौर पर ये देखा जाता है। अनदर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे अपन ले लें ब्यूट-टुईन ले लेते हैं। अनदर एग्जाम्पल ब्यूट-टुईन, ये आपका CH3 है, ये CH, ये डबल बॉन्ड, ये CH, ये CH3। यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, रिस्ट्रिक्टेड एटम है, ये रिस्ट्रिक्टेड एटम है, रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास दो सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसे अगर स्पेस में हम अरेंज करें, इसे हम स्पेस में अरेंज करें तो दो तरह की रिलेटिव अरेंजमेंट एटम और ग्रुप की स्पेस में होगी। यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एटम से जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उसे हम स्पेस में दो तरह से अरेंज कर सकते हैं। एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड में होगी, एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड में होगी, मतलब ये CH3, ये CH3, ये हाइड्रोजन अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड में है, सेम सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम साइड में है, सेम सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम साइड में, तो ये कहलाएगा सिस फॉर्म,
और यहाँ पर ये कार्बन है, ये CH3 है, ये आपका यहाँ पर अगर कहते हैं CH3, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड में तो वो कहलाता है ट्रांसपोर्ट। तो ये आपकी क्या होगी, तो सिस ब्यूटीन होगी, ट्रांसब्यूटीन होगी। अब देखिए जी CH3 जो होती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप होती है, आपको मैंने बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई ग्रुप होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होती है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होती है। कि कैसे, तो ये कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑलमोस्ट कार्बन के नज़दीक होती है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन क्लॉट पैदा करता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है, और ये क्या करता है तो इसको रिपेल करता है। इसलिए CH3 क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होती है ना। तो ये CH3 क्या है, तो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है। या ऐसे भी ये क्या है, sp2 हाइब्रिड कार्बन, sp3 हाइब्रिड कार्बन, sp2 हाइब्रिड कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है sp3 हाइब्रिड कार्बन से, मतलब इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगी इधर शिफ्ट करेंगे, मतलब यहाँ पर डायपोल की डायरेक्शन क्या होगी, तो इधर हो जाएंगे। उसी तरह से ये CH3, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन, sp3 हाइब्रिड कार्बन है, sp2 हाइब्रिड कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर जो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होगी, यहाँ पर जो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होगी इधर शिफ्ट करेगी, मतलब डायपोल की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। उसी तरह से आप जानते हैं कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर जो इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होंगी वो इधर शिफ्ट करेंगे, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होगी इधर शिफ्ट करेंगे। उसी तरह से इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यह कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होंगी, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होगी ऑब्वियसली कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इस कारण से इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होगी इधर शिफ्ट करेंगे, ये इधर शिफ्ट कर जाएंगे। तो क्या होगा, तो ये और ये डायपोल एक दूसरे को कैंसिल करेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। ये डायपोल एक दूसरे को कैंसिल करेगा क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन ये इक्वल मैग्नीट्यूड में नहीं है। अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड में नहीं है। अगर दोनों की मात्रा सेम होती तो एक दूसरे को एब्सोल्युटली कैंसिल कर देता, मतलब बिल्कुल ही जीरो कर देता। ये दोनों की अगर मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा सेम होती तो एक डायपोल दूसरे डायपोल को एब्सोल्युटली कैंसिल कर देता, जीरो कर देता। लेकिन यहाँ पर दो डायपोल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड में नहीं है, इसलिए इसकी डायपोल मोमेंट नॉट जीरो होगी। जबकि यहाँ पर CH3 क्या है, तो ये कार्बन की इलेक्ट्रॉन, ये sp3 हाइब्रिड कार्बन, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, तो ये sp3 हाइब्रिड कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है sp2 से, मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होगी इधर शिफ्ट करेंगे, मतलब डायपोल की डायरेक्शन इधर, ऑब्वियसली इसके कारण डायपोल की डायरेक्शन इधर हो जाएंगे। इसके ऑब्वियसली कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, इसलिए इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगी इधर शिफ्ट करेंगे, तो डायपोल की डायरेक्शन इधर शिफ्ट, डायपोल की डायरेक्शन इधर। तो यहाँ पर दो डायपोल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड में है, दो डायपोल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड है, मतलब एक दूसरे को क्या करेगा, तो कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, तो इसकी डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएंगी। तो यहाँ पर इसकी कुछ, इस मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट है, ये आपकी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो है, इसका मतलब सिस की कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट ऑफ सिस इज ग्रेटर देन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो डायपोल जनरली डायपोल मोमेंट किसकी, तो सिस फॉर्म की ज़्यादा आ रही है, ट्रांस है, लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स है जिसमें डायपोल मोमेंट ट्रांस की ज़्यादा हो जाती है सिस से, ठीक है। भले से नाउ डायपोल मोमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन, डायपोल मोमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन, डायपोल मोमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन, डायपोल मोमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन। तो बेंजीन मतलब C6H6 या होगा ऑफ डा सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन कर देता, ऑफ डा सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन मतलब C6H6, ये बेंजीन है, ये C6H6 है। तो बेंजीन में हाइड्रोजन को हटाकर, बेंजीन में हाइड्रोजन को हटाकर अगर ग्रुप आ जाता है, बेंजीन में हाइड्रोजन को हटाकर अगर ग्रुप आ जाता है, बेंजीन में हाइड्रोजन को हटाकर अगर ग्रुप आ जाता तो उसे हम क्या कहते हैं, तो डा सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन।
तो केस फर्स्ट में इफ both substituents of disubstituent benzene is either electronegative or electropositive। तो केस फर्स्ट में बोथ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ डिसब्स्टिट्यूएंट बेंजीन इज आइदर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जैसे यदि हम लोग ले लें ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये बेंजीन है C6H6, यहाँ पर क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, वो मतलब ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। सपोज इट इज द ये क्लोरो ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है, इट इज अ मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। और सपोज ये है पारा डाइक्लोरोबेंजीन, ये पारा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ये पारा डाइक्लोरोबेंजीन। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, इस कारण से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, इस कारण से यहाँ पर जो बॉन्ड पर की इलेक्ट्रॉन होगी क्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, मतलब डायपोल की डायरेक्शन इधर होगी। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, इसलिए डायपोल मूवमेंट क्लोरीन और कार्बन की जो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन होगी इधर शिफ्ट कर जाएगी, मतलब डायपोल की डायरेक्शन इधर जाएगी। मतलब ये अगर पॉइंट ऑफ एक्शन ले लीजिए तो एक वेक्टर ऊपर की तरफ है, डायपोल में वेक्टर क्वांटिटी एक ऊपर की तरफ है, और ये वेक्टर इधर की तरफ, और एंगल कितनी होगी, ये 60 डिग्री है। अब यहां पर आइए, ये डायपोल, ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन में ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के कारण जो डायपोल होगी उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के कारण जो डायपोल होगी उसकी डायरेक्शन इधर है, और ये एंगल कितनी है तो 120 डिग्री है। ये एंगल कितनी है तो 120 डिग्री है। ठीक है। उसी तरह से आइए यहां पर, ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के कारण जो डायपोल है उसकी डायरेक्शन ऑब्वियसली ऊपर की तरफ है, और इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के कारण जो डायपोल है उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो ऑब्वियसली ये दो वेक्टर के बीच की एंगल की, दो वेक्टर अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो बॉन्ड एंगल कितनी होगी 180 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, यहां पर दो डायपोल इधर है, मतलब लगभग एक ही दिशा में, थोड़ा सा टिल्ट किया है, मतलब टेढ़ा हुआ, लेकिन दोनों ऊपर की तरफ ही है। मतलब यहां पर एक डायपोल दूसरे डायपोल को पार्शली ऐड करेगा, मतलब थोड़ा जोड़ेगा। यहां पर एक डायपोल दूसरे डायपोल को थोड़ा सा ऐड करेगा, क्योंकि पार्शली दोनों क्या है तो सेम डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ ये लगभग। जबकि यहां पर एक डायपोल दूसरे डायपोल के अपोजिट है, थोड़ा पार्शली अपोजिट है, मतलब थोड़ा सा यहाँ क्या करेगा, एक बॉन्ड की जो डायपोल है दूसरे बॉन्ड की डायपोल को थोड़ी सी कैंसिल करेगा। और यहाँ पर क्या है तो दो डायपोल एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर दो डायपोल पार्शली ऐड कर रहा है, यहाँ पर दो डायपोल पार्शली एक दूसरे को, पार्शली मतलब थोड़ा सा कैंसिल कर रहा, यहाँ पर दो डायपोल एक दूसरे को पार्शली ऐड कर रहा है, यहाँ पर दो डायपोल पार्शली एक दूसरे कैंसिल कर रहा, और यहाँ पर एब्सोल्युटली कैंसिल कर दे रहा, मतलब जीरो कर दे रहा। तो यहाँ पर दो डायपोल एक दूसरे को पार्शली ऐड कर रहा, मतलब इसकी डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा होगी इससे, मतलब यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट की ऑर्डर होगी, यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट होगी, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट जो होंगी वो क्या होंगी, तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन की डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगी किससे, तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन से ज़्यादा होगी किससे, तो पारा से। तो अगर दो सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऐसे इसे रटना नहीं है, जैसे समझिए कैसे कर रहे हैं उस तरह से। अगर और भी ले लेते, एक ऑर्थोजालिन ले लेते हैं, मतलब 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन। ऑर्थोजालिन मतलब
1,2 डामिथाइल बेंजीन, ये ऑर्थो जालिन। दूसरा ले लेते हैं मेटाजालिन। मेटाजालिन मतलब 1,3 डामिथाइल बेंजीन, ये मेटा है। अगर दो ग्रुप अगल बगल पोजिशन में होता तो उसे ऑर्थो डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहते हैं। दो ग्रुप एक पोजीशन छोड़ के होता तो उसे मेटा डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहते हैं। और अगर इन पोजीशन पर है तो उसे क्या कहते हैं, इन पोजीशन पर है तो उसे क्या कहते हैं, तो पारा डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो ये पैराजालिन है। तो ये ऑर्थोजालिन, मेटाजालिन और पैराजालिन, ठीक है, ये पैराजालिन। अब यहाँ पर देखिए ये CH3 बेंजीन में कार्बन sp2 हाइब्रिड होता है, मतलब इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इस कार्बन से ज़्यादा है। ऐसे भी देखिए CH3 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होती है, तो CH3 क्या होगी, तो ये प्लस आई ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके कारण डायपोल की डायरेक्शन इधर होगी। इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इस कार्बन से ज़्यादा है तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे, मतलब डायपोल की डायरेक्शन होगी। फिजिक्स में आप पढ़े होंगे पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है, एक वेक्टर नीचे की तरफ है, इसको पैरेलली शिफ्ट कर करके क्या कर सकते हैं आप, इसको उठा करके पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर कि वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर वेक्टर की डायरेक्शन इधर है तो इसको डायरेक्शन को ऐसे ही रखते हुए आप इसको किधर भी, इधर भी ले जा सकते हैं, इधर भी ले जा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है बिल्कुल ऐसा ही रहना चाहिए। ऐसा रहना, ऐसा नहीं कि ऐसा कर दीजिए, नहीं, डायरेक्शन अगर ऐसे है तो इसको आप उठा करके आप इधर ले जाइए, इधर ले जाइए, इधर ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, आप कहीं भी ले जाइए। अगर यहाँ ले जाना तो यहाँ ले जाकर रख दीजिए। इट इज कॉल्ड पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। ये दिस, तो यहाँ पर दो डायपोल के बीच की एंगल कितनी है, तो ये 60 डिग्री है। अब यहाँ पर देखिए CH3 क्या है, तो प्लस आई ग्रुप है। CH3 क्या है, तो प्लस आई ग्रुप है, मतलब इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है। ये sp2 हाइब्रिड कार्बन, बेंजीन की जो कार्बन है sp2 हाइब्रिड कार्बन है, और ये कार्बन sp3 है। तो sp2 हाइब्रिड कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है sp3 हाइब्रिड कार्बन से। मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होगी इधर शिफ्ट करेंगे, मतलब डायपोल की डायरेक्शन इधर होगी। ये CH3 है, तो ये CH3 है प्लस आई ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन रिपेल, इसके कारण डायपोल की डायरेक्शन इधर होगी। तो अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक वेक्टर क्या है, तो नीचे की तरफ है, ये वेक्टर नीचे की तरफ है। अब इस वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। अब देखिए वेक्टर कैसे पैरेलल शिफ्ट किया जाता है, तो जैसे वेक्टर इसको ये ऐसे रख दीजिए, तो इसका डायरेक्शन मान लीजिए ये डायरेक्शन है, इस तरह इधर है। अब इसको पैरेलल शिफ्ट किधर करेगा, मतलब डायरेक्शन बिल्कुल इधर ही रहना चाहिए। अब इसको उठा के आप डायरेक्शन को सिर्फ इसको घुमाना नहीं है, बस इसको इधर उधर घुमाना नहीं, क्लॉक एंटी क्लॉक घुमाना नहीं सिर्फ है, लेकिन उठा करके आप इसको आगे ले जाइए, है ना, पीछे ले जाइए, इधर ले जाइए, इधर ले जाइए, जिधर ले जाना ले जाइए, सिर्फ घुमाना नहीं इसको बस। तो गलत है पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। तो ये वेक्टर को आप उठा करके यहाँ से उठा करके क्या करिए, यहाँ कर दीजिए, मतलब ये इधर हो गया, ठीक है। तो ये एंगल कितनी होगी, 120 डिग्री होगी, 120 डिग्री। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, तो ये CH3 प्लस आई ग्रुप है, बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट करेंगे, मतलब डायपोल की डायरेक्शन इधर होगी, ये इधर है, मतलब एक वेक्टर क्या है, तो ऊपर की तरफ जा रहा नहीं, ये ऊपर एक वेक्टर से, तो यहाँ एंगल कितना 120 डिग्री। तो यहाँ पर दो डायपोल एक दूसरे को पार्सली ऐड कर रहा है, रेनफोर्स कर रहा है, जोड़ रहा है। यहाँ पर दो डायपोल एक दूसरे को पार्सली सब्सट्रैक्ट कर रहा, घटा रहा, और यहाँ पर दो डायपोल इक्वल मैग्नीट्यूड का है, अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब बिल्कुल कैंसिल कर देगा। मतलब यहाँ पर क्या होगी, तो यहाँ पर पार्सली ऐड कर रहा है, इसके मतलब ये हुआ कि जो ऑर्थो की डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की डायपोलमेंट ज़्यादा होगी किससे, तो मेटा से, मेटा की ज़्यादा होगी किससे, तो पैरा से। तो ऑर्थो की ज़्यादा होगी मेटा से, मेटा की ज़्यादा होगी पैरा से। तो डायपोलमेंट ऑफ डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, अगर बेंजीन रिंग पर से हाइड्रोजन को हटाकर ग्रुप आ जाता, दैट इज कॉल्ड डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर बोथ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, मतलब यहाँ पर दोनों या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव था, यहाँ पर दोनों पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, तो आपने देखा, इसे याद नहीं करनी है, बस समझ लीजिए कैसे अपन निकाल रहे हैं। तो ये ऑर्थो डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की ज़्यादा आ रहा मेटा से, ज़्यादा पारा से, यहाँ भी ऑर्थो की ज़्यादा आ रहा मेटा ज़्यादा पारा, ठीक है। नाउ केस सेकेंड, इफ केस सेकेंड में इफ
one substituent is electronegative and another substituent is electropositive। तो यदि एक सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रोनेगेटिव और दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल जैसे ये ले लेते हैं, 2-क्लोरोटोलिन है, मतलब ऑर्थोक्लोरोटोलिन है, मेटाक्लोरोटोलिन, C6H5 सीरीज कॉल्ड टोलिन, मेटाक्लोरोटोलिन और पैराक्लोरोटोलिन। दिस तो ऑर्थोक्लोरोटोलिन ये, मेटाक्लोरोटोलिन ये, पैराक्लोरोटोलिन। अब आप देख रहे हैं कि CH3 प्लस इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप होती है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होती है, मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होंगे इधर शिफ्ट करेगी, मतलब डायपोल की डायरेक्शन इधर होगी। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा, इसलिए यहाँ जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होगी इधर शिफ्ट करेगी, मतलब डायपोल की डायरेक्शन होगी। यहाँ पर CH3 है, इसके कारण डायपोल की डायरेक्शन इधर होगी। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा, इसका मतलब यहाँ पर डायपोल की डायरेक्शन इधर होगी। ये CH3, ये sp3 हाइब्रिड कार्बन, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, तो यहाँ पर डायपोल की डायरेक्शन इधर होगी। और यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, इस कारण से डायपोल की डायरेक्शन। तो अगर हम मान लें कि ये ऑर्थोक्लोरोटोलिन है, ये मेटाक्लोरोटोलिन है, ये पैराक्लोरोटोलिन है, ठीक है, ऑर्थोक्लोरोटोलिन, मेटाक्लोरोटोलिन और पैराक्लोरोटोलिन। अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट है, ये वेक्टर की इधर की तरफ आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर की पैरेलल शिफ्ट जस्ट मैंने बताया कि अगर वेक्टर इधर है, डायरेक्शन शिफ्ट चेंज नहीं करना है, बाकी आप कहीं भी रख दीजिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता वेक्टर में। तो ये वेक्टर है, इसको उठा करके आप इधर ले जाइए, इधर ले जाइए, इधर ले जाइए, कहीं ले जाइए, उठा के यहाँ रख दिए इस वेक्टर को, ठीक है। अब ये वेक्टर किधर है, तो ये वेक्टर इधर है, ये वेक्टर इधर है। अब इसको उठा के कहीं भी ले जाइए, इधर ले जाइए, इधर ले जाइए, इधर ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, जहाँ मन करे वहाँ ले जाइए, खाली घुमाइएगा मत, बस उठा के यहाँ रख दीजिए। तो ये वेक्टर इधर हो गई, ये एंगल कितनी है, 120 है, ठीक है, 120 हो गई। अब यहाँ पर देखिए ये वेक्टर किधर है, तो इधर है, तो इसका डायरेक्शन हो गया। ये वेक्टर किधर है, अरे ये इधर है ना जी, इधर है, और ये वेक्टर इधर क्या, इधर है, इसको उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। ये वेक्टर इधर है, तो इसको उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री, ठीक है। उस तरह से यहाँ पर आइए, पॉइंट है, ये वेक्टर कहाँ पर है, इसका देखिए ये ऐसे है, ये वेक्टर ऐसे है। अब इसको उठा कर आप कहीं भी ले जा सकते हैं, जहाँ मन करे वहाँ ले जाइए, करिए यहाँ रख देते हैं, चलिए इसे, ठीक है। उस तरह से ये वेक्टर है, ये वेक्टर ऐसे है, ये वेक्टर भी ऐसे है, इसको उठा के आप कहीं भी ले जा सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट कर जाता वेक्टर, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता वेक्टर के ऊपर। तो लो यहाँ पर उठा कर देते हैं, अब यहाँ पर रख दीजिए ऐसे, चाहे ऊपर से रख दीजिए ऐसे, है इसको उठा के हम जब जहाँ मन चाहे वहाँ ले जाए ऐसे। यहाँ दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, एंगल कितनी होगी, 0 डिग्री। तो यहाँ पर दो वेक्टर एक दूसरे को पूरी की पूरी ऐड कर दे रहा है, यहाँ पर पार्सली ऐड कर रहा है, यहाँ पर पार्सली सब्सट्रैक्ट कर रहा है। इसीलिए ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट क्या होगी, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट क्या होगी, तो कहेंगे जी पारा का ज़्यादा होगा, किससे, तो पैराक्लोरोटोलिन की ज़्यादा होगी, किससे, तो मेटाक्लोरोटोलिन से ज़्यादा होगी ऑर्थोक्लोरोटोलिन से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि इफ क्लोरोबेंजीन, इफ डायपोल मोमेंट ऑफ chlorobenzene is
1.5 डिवाई, कैपिटल डी इज डिवाई, डिवाई द यूनिट ऑफ डापोलमेंट, आगे जस्ट मैं बताने जा रहा हूं। देन फाइंड डापोल मोमेंट ऑफ, तो बताएं डापोल मोमेंट किसकी, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl। करीब डापोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज 1.5 डिवाइड, देन फाइंड डापोल मोमेंट ऑफ दिस। करें डापोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन का 1.5 डिवाइड है, तो बताइए इसकी डापोल मोमेंट क्या होगी। तो सिंपल है जी। अब जरा देखिए, ये अगर ये मॉलिक्यूल है, ये क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरो, ये क्लोरो, ये क्लोरो। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, ये डापोल की डायरेक्शन इधर, ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, यहाँ पर बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगी, मतलब ये डापोल एक दूसरे को क्या करेगा, तो कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड का है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये जीरो कर देगा। लेकिन इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के कारण जो डापोल होगी इस डायरेक्शन में, इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के कारण जो डापोल होंगी इस डायरेक्शन में, और एंगल कितनी है, तो 60 डिग्री है। ये डापोल म्यू, ये डापोल म्यू, तो रिजल्टेंट डापोल कितनी होगी, म्यू आर। रिजल्टेंट डापोल इक्वल टू क्या होगी, तो अंडर रूट बेसी, ये आपने पढ़ा था म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो दिस इज अंडर रूट ये म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर, ये दोनों बराबर है म्यू स्क्वायर, यहाँ कॉस 60 डिग्री है जी। तो इसको सॉल्व कर देंगे अपन। तो ऐसे अगर आप सॉल्व करिए, कॉस थीटा अगर लिख देते हैं इसे, अब वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर ये क्या हो गया, ये चलो कॉस 60 कर देते हैं अपन, कॉस थीटा कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाना, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 2 म्यू स्क्वायर कॉमन हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है, ठीक है। क्या अब उतना मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं याद रहता है, पुट कर दिए थीटा कितना, तो 60 डिग्री, और सॉल्व कर दिए म्यू की वैल्यू कितना है 1.5 डिवाइड, तो ये आपका हो जाएगा इसे म्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये सीधे आपका हो जाएगा 4 म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 म्यू कॉस थीटा बाई 2, मतलब ये क्या हो गया, तो 2 इंटू 1.5 डिवाइड इंटू कॉस कितना 30 डिग्री हो जाएगा ना जी, तो कॉस 0.1 तो रूट 3 बाई 2 हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 1.5 डिवाइड इंटू रूट 3 बाई 2, ये 2 2 कैंसिल, तो ये 1.5 रूट 3 डिवाइड हो जाएगा दिस वन। तो कह रहा था कि इसका डापोलमेंट 1.5 डिवाइड है, कह रहा बताइए इसका डापोलमेंट क्या होगा, तो एक दूसरे का आंसर कर दिया। अब ये दोनों बच गया ये आपका, तो ये 60 डिग्री है ये, तो आपने पढ़ा था म्यू आर इक्वल टू अंडर रूट म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा, पुट कर दिए यहाँ पर। अगर आप ये सब फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते, डायरेक्ट आप कर दीजिए 2 म्यू की जगह पर कितना, तो 1.5 डिवाइड का स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ 60 डिग्री है, 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/2 होती है, कॉस 0 1 कॉस 30 रूट 3/2 कॉस 45 1/√2 और कॉस 60 रूट 3 सॉरी कॉस 60 1/2, तो उसे भी निकाल सकते थे ऐसे करके, ठीक है।
Now units of dipole moment. Now units of dipole moment. Units of dipole moment. Now units of dipole moment. तो dipole moment म्यू इक्वल टू क्या होती, तो Q इंटू डी। तीन ऐसा सिस्टम में चार्ज की यूनिट होती है कूलम और डिस्टेंस की मीटर। तो ऐसा सिस्टम में जो यूनिट होगी ऑफ डायपोल मोमेंट इज कूलम मीटर। कूलम मीटर या सिंपली कहिए कैपिटल CM। तो यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट ऐसा सिस्टम में क्या होती है, तो कूलम मीटर या सिंपल CM, कूलम मीटर। जबकि इन सीजीएस सिस्टम जो डायपोल मोमेंट की यूनिट होती है वो डी द साइंटिस्ट डी वाई, ऐसे हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सीजीएस सिस्टम में डी वाई और ऐसा सिस्टम में कूलम मीटर। तो सीजीएस सिस्टम में डायपोल मोमेंट की यूनिट होती है डी वाई, जिसे कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। वन डी वाई इज इक्वल टू होती है 10 to the power -18 ESU सेंटीमीटर। ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये क्या है, तो इट इज यूनिट ऑफ चार्ज। इट इज ए सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। सीजीएस यूनिट है किसकी, ऑफ चार्ज। तो चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या है, तो ESU। तो पहली यूनिट डायपोल मोमेंट की क्या, तो डायपोल मोमेंट इक्वल टू Q इंटू डी होता है। तो कीमत का यूनिट ऐसा सिस्टम में, मतलब चार्ज की यूनिट ऐसा सिस्टम में कूलम, डिस्टेंस का मीटर तो कूलम मीटर। लेकिन सीजीएस सिस्टम में जो डायपोल मोमेंट की यूनिट होती है डीवाई, वन डीवाई इक्वल टू होती है ये ESU सेंटीमीटर, मतलब ये Q इंटू डी है। तो यहाँ पर सीजीएस सिस्टम में चार्ज की यूनिट होती है ESU और डिस्टेंस का यूनिट होता है सेंटीमीटर। तो वन डिवाइड इक्वल टू कितनी होती है, याद रखिएगा, वन डिवाइड इक्वल टू कितनी होती है, तो 10 to the power -18 ESU सेंटीमीटर होती है ना। वन डिवाइड इक्वल टू कितने, तो 10 to the power -18 ESU सेंटीमीटर होती है। जैसे ध्यान रखेंगे, नोट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन, नोट ध्यान रखें, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होती है दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम होती है किसमें, इन ऐसा सिस्टम। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितनी होती है, तो 1.6 इंटू 10 to the power -9 कूलम किसमें, तो इन ऐसा सिस्टम होती है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होती है 4.8 इंटू 10 to the power -10 ESU इन सीजीएस सिस्टम। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होती है, याद रखिएगा, 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम होती है ऐसा सिस्टम में, और 4.8 इंटू 10 to the power -10 ESU होता है इन सीजीएस सिस्टम। तो यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डेवलप्ड ऑन एनी वन एटम एंड एंटायर एटॉमिक डिस्टेंस इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट, दैट इज इक्वल टू K इंटू डी। ऐसा सिस्टम है, डायपोल मोमेंट की यूनिट कूलम मीटर, लेकिन सीजीएस सिस्टम में डिवाई होती है, वन डिवाई इक्वल टू 10 to the power -18 ESU सेंटीमीटर। ESU का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इट इज सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होती है वो 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम ऐसा सिस्टम, और 4.8 इंटू 10 to the power -10 ESU इन सीजीएस सिस्टम होती है। ठीक है,
Now calculation of percentage ionic character by using dipole moment का यूज करते हुए परसेंटेज ionic character का कैलकुलेशन। Find percentage ionic character of HF if its observed or experimental dipole moment is 1.2 dy given interatomic distance is equal to 1 angstrom। बताइए HF कितनी परसेंट आयनिक है यदि इसकी एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट या ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट या मेजर डायपोल मोमेंट या एक्चुअल डायपोल मोमेंट 1.2 डिवाई है। HF में अगर एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट निकाला गया तो 1.2 डिवाई की आई है। कर बताइए इसमें कितना परसेंट आयनिक करेक्टर है। कर फाइंड परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ HF इफ इट्स ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट इज 1.2 डिवाई गिवन इंटरएटॉमिक डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रम। तो सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, 100% आयनिक होने के लिए HF 100% आयनिक कब होगा? तो आपको मैंने बताया है कि आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनती है। तो बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost ऑर्बिट ऑफ एन एटम टू outermost ऑर्बिट ऑफ अनदर एटम। तो अगर HF 100% आयनिक रहे तब कितनी डायपोल मोमेंट होगी? तो 100% अगर HF आयनिक होगी इसका मतलब कि हाइड्रोजन के outermost ऑर्बिट से फ्लोरीन के outermost ऑर्बिट तक एक इलेक्ट्रॉन की पूरी तरह ट्रांसफर हो जाए। तो हाइड्रोजन के outermost ऑर्बिट से फ्लोरीन के outermost ऑर्बिट तक यदि एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो जाती है तो हाइड्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी और फ्लोरीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी। तो HF अगर 100% आयनिक हो तब क्या होगा? तो HF 100% आयनिक कब होगी? तो जब हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर, मतलब हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन सीधे निकल करके फ्लोरीन के पास चला जाए। तो अगर हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन सीधे निकल करके फ्लोरीन के पास चला गया मतलब हाइड्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगी। तो इफ हम लोग कहते हैं यहां पर कि इफ यदि म्यू TH क्या है? तो थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट है। थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट फॉर 100% आयनिक करेक्टर। तो 100% आयनिक करेक्टर होने के लिए TH क्या है? थ्योरेटिकली मतलब अपने मन से दिमाग लगा रहे हैं, रियलिटी से कुछ लेना नहीं। थ्योरेटिकली अगर हम सोचें कि HF 100% जब आयनिक हो जाएगा तो क्या होगा, तो अपने मन से अगर सोच रहे हैं, हाइपोथेटिकली थ्योरेटिकली आप सोच रहे हैं कि HF अगर 100% आयनिक हो तो कब होगी? तो आयनिक बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण फॉर्म होती है। तो HF 100% आयनिक तभी होगी जब हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन सीधे निकल करके फ्लोरीन के पास चला जाए। तो यदि हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन सीधे निकल कर फ्लोरीन के पास चला जाए मतलब एक हाइड्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज और एक इस फ्लोरीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज। तो यदि HF 100% आयनिक हो रही है, अगर HF 100% आयनिक है, अगर HF 100% आयनिक है इसका मतलब HF 100% आयनिक कब होगी? तो जब हाइड्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन के बराबर फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव। तो हमने क्या माना कि इफ म्यू TH द थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट फॉर 100% आयनिक करेक्टर। तो 100% आयनिक होने के लिए डायपोल मोमेंट कितना होगा? तो डायपोल मोमेंट क्या होता है? तो डायपोल मोमेंट क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डेवलप्ड ऑन एनी वन एटम इंटरएटॉमिक डिस्टेंस। तो 100% अगर आयनिक हो गई तो यहाँ पर चार्ज कितनी डेवलप हो जाएगी? तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर और ये तो ऑब्वियसली अगर म्यू TH थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट फॉर 100% आयनिक करेक्टर है, अगर म्यू TH थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट फॉर 100% आयनिक करेक्टर है तो म्यू TH इक्वल टू क्या हो जाएगी? तो E इंटू डी। 100% आयनिक करेक्टर के लिए चार्ज डेवलप होगी इलेक्ट्रॉन के बराबर और ये डी इंटरएटॉमिक डिस्टेंस। तो ये कितनी हो गई? तो ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जस्ट मैं बता रहा था सीधे सिस्टम है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESC होती है और 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होती है। तो इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये 4.8 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर है। तो 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर को हम लोग क्या कहेंगे? तो 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर को क्या कहेंगे? तो डिवाई, ये कितनी होगी? तो 4.8 डिवाई हो गई, 4.8 डिवाई हो गई। मतलब आप यहां पर कह सकते हैं कि 100% आने करेक्टर के लिए, मतलब यहां पर आप कह सकते हैं कि 100% आने करेक्टर के लिए, 100% आने करेक्टर के लिए जो डायपोल मोमेंट होगी वो कितनी होगी? 4.8 डिवाई होगी। तो ऑब्वियसली म्यू ऑब्जर्व क्या है? तो ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्व मतलब एक्चुअल, ऑब्जर्व और ऑब्जर्व मतलब जो मेजर किया गया, एक्सपेरिमेंटल जो मेजर किया गया, और एक्सपेरिमेंटल के लिए ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंटल डायपोल। ये कितना है? तो 1.2 डिवाई। अब जरा देखिए, तो यदि डायपोल म्यू TH होता, मतलब इतना होता, यदि डायपोल म्यू TH होता तो मॉलिक्यूल में 100% आने को करेक्टर होता। 100% आने करेक्टर होने के लिए कितना डायपोल यहाँ चाहिए? 4.8 डिवाई। तो 100% आने होने के लिए डायपोल कितना चाहिए? 4.8 डिवाई। मतलब अगर डायपोल म्यू TH होता, 4.8 डिवाई मतलब म्यू TH, अगर डायपोल म्यू TH होती तो 100% आने करेक्टर, अगर 1 होता तो 100/μTH, 100/μTH। अगर म्यू ऑब्जर्व है तो आने करेक्टर कितना हो जाएगा? तो म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू TH इंटू 100। तो म्यू TH अगर थियोरेटिकल डायपोलमेंट फॉर 100% आने करेक्टर है तो थियोरेटिकल डायपोलमेंट कितनी होगी? तो 4.8 डिवाई। म्यू ऑब्जर्व अगर ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंटल डायपोलमेंट है 1.2 डिवाई। तो म्यू TH अगर है तो ये 100% आने, अगर 1 है तो इतना, तो म्यू ऑब्जर्व है तो इतना। अगर डायपोलमेंट यहाँ पर म्यू ऑब्जर्व है तो यहाँ परसेंटेज आने करेक्टर कितनी हो जाएगी? इतनी। इसका मतलब परसेंटेज आने करेक्टर इन अ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, तो यहाँ पर परसेंटेज आने करेक्टर इन अ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या होगी? तो परसेंटेज आने करेक्टर इन अ मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर परसेंटेज, इसलिए यहाँ पर क्या कहेंगे? परसेंटेज आने करेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू क्या होगा? तो ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट अपॉन थियोरेटिकल डायपोल मोमेंट इनटू 100, इतनी परसेंट हो जाएगी। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन अ मॉलिक्यूल इक्वल टू ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट अपॉन थियोरेटिकल डायपोल मोमेंट 100। तो यहाँ पर ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट कितनी है? तो 1.2 डिवाई। तो ये फार्मूला हो जाएगी परसेंटेज आने करेक्टर मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या होगा? ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट अपॉन थियोरेटिकल, ये 1.2, थियोरेटिकल कितना आया? 4.8 डिवाई इंटू 100। तो ये कितनी होगी? तो 25% आने करेक्टर। तो ये फार्मूला के रूप में भी यूज कर सकते हैं आप। परसेंटेज आने करेक्टर मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या? ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट या एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट अपॉन थियोरेटिकल डायपोल मोमेंट इंटू 100। थियोरेटिकल डायपोल मोमेंट कितना? तो 4.8 डिवाई। ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कह विच एमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। करें इन सारे में से किस मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट मैक्सिमम है? मीथेन। मीथेन क्या है? तो टेट्राहेड्रल है और सिमेट्रिकल है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी सिमेट्रिकल अगर मॉलिक्यूल हो, चाहे वो लीनियर हो या ट्रायंगुलर प्लेनर हो, टेट्राहेड्रल हो, ट्रायंगुलर बापिरामिडल हो, ऑक्टाहेड्रल हो, तो कोई भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की जो डायपोल मोमेंट होती है वो 0 होती है। उस तरह से CO2, CO2 क्या है? तो ये लीनियर है, सिमेट्रिकल लीनियर है, तो इसकी भी डायपोल मोमेंट क्या होगी? तो 0 होगी। तो इसकी भी डायपोल मोमेंट 0, इसकी भी डायपोल मोमेंट। अब इन दोनों में किसकी होगी? तो मैंने बताया था NH3 और NF3 में, पिछले लेक्चर में, NH3 और NH3 में किसकी डायपोल मोमेंट ज़्यादा होती है? तो NH3 की। क्यों ज़्यादा होती है? तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, तो लोन पेयर के कारण जो डायपोल है और बॉन्ड पेयर के जो कारण डायपोल है, लोन पेयर के कारण जो डायपोल है और बॉन्ड पेयर के कारण डायपोल है, सेम डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे को जोड़ कर देता है। जबकि NF3 में क्या है?
तो NF3 में क्या है, तो लोन पेयर के कारण डायपोल का डायरेक्शन इधर होगा, जबकि बॉन्ड पेयर के कारण डायपोल का डायरेक्शन इधर होगा। मतलब यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के कारण जो डायपोल एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है, जबकि यहाँ पर क्या है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के कारण जो डायपोल है दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो NH3 और NF3 में किसकी डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगी, तो NH3 की। क्यों? क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो डायपोल है दोनों सेम डायरेक्शन में है, जबकि यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो डायपोल का डायरेक्शन है वो अपोजिट में, इसलिए कम होगा। तो ये जीरो होंगी क्योंकि सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल, ये जीरो होंगी क्योंकि सिमेट्रिकल लीनियर है। अब इन दोनों में NH3 की ज़्यादा इसलिए होगी क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के कारण जो डायपोल है वो सेम डायरेक्शन में है। इसमें PMT मतलब नीट 2014 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर। तो आपको मैंने बताया था जिस मॉलिक्यूल की रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जीरो होगी, जिस मॉलिक्यूल की रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जीरो होगी वो कहलाती है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, लेकिन वह मॉलिक्यूल जिसकी रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगी वो पोलर मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ पर ये SiO4 क्या है, ये सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल है। ये क्या है, तो ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल है। तो इसकी डायपोल मोमेंट क्या होगी, तो जीरो होगी, इसकी म्यू जीरो होगी। ये क्या है, तो सिमेट्रिकल स्क्वायर प्लेनर है। ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल और स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर है। अब शेप निकाल के देखिए तो इसकी डायपोल मोमेंट जीरो होगी। ये क्या है, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर प्लेनर है। ये सिमेट्रिकल है और प्लेनर है, प्लेनर है, तो इसकी डायपोल मोमेंट क्या होगी, तो जीरो। मतलब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगी। लेकिन ये तो सिमेट्रिकल, ये सीसॉ शेप रखता है, सीसॉ शेप है। ये आप शेप निकाल लीजिए, सीसॉ शेप है, इसलिए डायपोल मोमेंट इसकी नॉट जीरो होगी। ठीक है। अब आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव ए परमानेंट डायपोल मोमेंट। परमानेंट डायपोल मोमेंट मतलब डायपोल मोमेंट, परमानेंट डायपोल मोमेंट कही है, डायपोल मोमेंट की बातें की हुई। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट। तो जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होंगे उसकी डायपोल मोमेंट तो जीरो होंगे। जैसे SiO4 क्या है, तो सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल, तो इसकी जीरो हो जाएगी डायपोल मोमेंट। ये क्या है, तो सिमेट्रिकल, सेम क्वेश्चन तो है जी, ये CBSE सेम उठाकर ही रख दिया है। तो जिसका डायपोल मोमेंट ये क्या होगा, तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा, इसका डायपोल जैसे बताया जीरो होगा, और इसका नॉन जीरो होगा, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से करेंगे क्वेश्चंस DPS3 केमिकल बॉन्डिंग का आप कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, बाय।